नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज फिर से हाजिर हूँ मैं भारती कुमारी, लेकर आप सबके लिए केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त। आज कोहबर की शर्त का 20वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि गुंजा और ओंकार की शादी हो गई है और गुंजा अपने ससुराल आ जाती है, यानी बलिहार आ जाती है और घर में एक अजीब सी उदासी पसरी रहती है गुंजा के मन में, चंदन के मन में। चंदन के जो पैरों में चोट लगी थी ओंकार और गुंजा की ब्याह की रात में, वो चोट ज्यादा बढ़ जाती, वो घाव पक जाता है और चंदन की ऐसी इच्छा हो रही है कि वो घाव बस छूटे ना। वो इस दर्द में, चंदन दो तरह के दर्द से जूझ रहा है, एक पैर का छोटा सा दर्द और उसके मन का, हृदय का वो दर्द जो गुंजा और ओंकार के ब्याह से उसे मिला है। दोनों ही दर्द इस तरह से आपस में घुल मिल गए हैं कि चंदन बस उससे उबरना नहीं चाहता। वो खंड से घर नहीं लौटता, खंड में ही उसका खाना जाता है और वो चोट के बहाने से वहीं पड़ा रह जाता है। अब आगे चंदन का पैर ठीक होने में लगभग 10 दिन लग गए, लेकिन इन 10 दिनों में गुंजा के 10 कर्म हो गए। वो छटपटा कर रह गई, कब चंदन घर में आए और वो चंदन को देखे। ओंकार के हाथ खाना भेजती तो तड़प कर रह जाती। रामू अब कुछ बोलने लगा था। चंदन उससे बातें करता, खाने के बारे में, दूध के बारे में, सोने के बारे में। रामू एक एक बात गुंजा से कहता, जब ना कहता तो गुंजा उसे खोद खोद कर पूछती। सवेरे ओंकार दाना भूसी लेने गया तो उसने गुंजा को बता दिया कि आज चंदन यहीं खाना खाने आएगा, तो गुंजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। बड़ी रुचि से चंदन को भाने वाली चीजें बनाई। समय से 1 घंटा पहले ही भोजन तैयार कर लीप पोत कर पीढ़े रख पति और देवर के आने की प्रतीक्षा करने लगी। चंदन नहा धोकर ओंकार की प्रतीक्षा में खंड के आगे नीम के पेड़ तले बैठ गया। ओंकार कहीं से लौटा तो चंदन को देखकर बोला, तुम बैठे क्यों हो? रामू के साथ जाकर खा क्यों नहीं आते? मुझे तो देर लगेगी। अभी तो मुझे भी भूख नहीं लगी है, नहा धो लो तो साथ ही चलेंगे। रामू मुझसे तो चलेगा भी नहीं, अंगूठे पर जोर पड़ता है तो दुखने लगता है, चंदन ने जवाब दिया। ओंकार चंदन का मुंह देखने लगा। चंदन बोला, हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, जाओ नहा धो लो। ओंकार नहाने धोने में जुट गया। किवाड़ बजे, गुंजा बिजली की फुर्ती से उठकर झांकने लगी। आंगन का आदमी रसोई घर के दालान से ही दिखने लगता था। गुंजा ने देखा, आगे बाप के कंधे पर रामू, पीछे साथ साथ कर पैर रखते हुए चंदन आ रहा था। चंदन को गुंजा देखती रह गई। गुंजा और चंदन रसोई घर के आगे वाली दालान में पहुंच गए। पक्के चबूतरे पर पैर धोने के लिए 2 लोटों में पानी रखकर गुंजा झुककर चंदन का अंगूठा देखने लगी। चंदन को लगा उसकी आंखें मुंद जाएंगी। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। गुंजा चंदन का अंगूठा पकड़कर अच्छी तरह देखने लगी। अब भी दुखता है? गुंजा ने पूछा। ऐसे तो नहीं, दबाने से दुखता है, चंदन ने कहा और पैर धोकर वो पास वाले पीढ़े पर बैठ गया। अरे तुम उधर वाले चौड़े पीढ़े पर बैठो, ये तो पतला है, इस पर मैं बैठूंगा, ओंकार ने कहा। एक ही बात है भैया, अब तो बैठ गया, चंदन बोला। बैठ गए तो क्या, उठो, आराम से बैठकर खाओ। ओंकार ने चंदन की बांह पकड़कर उठा दिया। व्यवस्था में चंदन वहीं गुंजा के पास वाले पीढ़े पर बैठ गया। आंख गड़ाए चंदन चुपचाप खाने लगा। खाते समय थाली की कोई चीज घटने पर चंदन कभी मांगता नहीं था। गुंजा इसकी आदत जानती थी। आज खाते खाते एकाएक तरकारी की मांग कर बैठा। अरे चंदन, आज क्या हुआ? नई बात? ओंकार ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं हुआ, क्या? ये कहकर चंदन फिर चुपचाप खाने लगा। गुंजा ओंकार की आंख बचाकर रह रह कर चंदन की थाली ताक लेती थी, लेकिन एक बार भी चंदन ने सिर उठाकर गुंजा की ओर नहीं देखा। खाया और हाथ धोकर भाई के पीछे पीछे खंड की ओर निकल गया।
दोनों के बाहर होते ही गुंजा ने चंदन की जूठी थाली में खाना परसा और खाने लगी, धीरे धीरे चबा चबा कर स्वाद देते हुए। मन की गंगा अनायास ही बहने लगी। बलिहार, चौबे छपरा, सोना का जल, केरल माटी का ताल सब पट गए। जब तक अंगूठे का घाव था, चंदन निश्चिंत होकर खाट और खंड तक सीमित था। अब चलने फिरने लायक हुआ तो उसके सामने एक समस्या आ खड़ी हुई। घर जाने पर वो और भी संकोच में पड़ गया। आखिर वो गुंजा को अब क्या कहकर पुकारे। भाई ओंकार साथ में रहता तो रामू के माध्यम से वो गुंजा से कुछ मंगा लेता, लेकिन अकेले रहने पर वैसे अकेले आने में वो प्रायः कतराता रहता। बहुत लाचारी में ही अकेले आना पड़ता तो जल्दी जल्दी बाहर भाग जाने की ताक में लगा रहता। गुंजा सब कुछ देखती समझती, लेकिन चुपचाप मुंह बंद किए 15 दिन तक सहती रही, भीतर ही भीतर सुलगती रही, कलपती रही। एक दिन ओंकार को कहीं जाना था, सो उसने कुछ जल्दी नहा धोकर भोजन कर लिया। बाद में रामू के साथ चंदन पहुंचा। निक्सार का द्वार तो खुला था, लेकिन चौके में पहुंचने के लिए जिस घर से होकर जाना पड़ता था, उसका द्वार जानबूझकर गुंजा ने बंद कर दिया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था। चंदन ठिठक गया। रामू से बोला, रामू पुकारो मौसी। अपनी तोतली आवाज में रामू ने 1-2 बार मौसी मौसी की आवाजें लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर चंदन ने जंजीर खटखटाई, उसका भी कोई असर ना हुआ। हार कर उसने पुकारा, भौजी। चंदन की बोली समाप्त नहीं हुई कि खड़ाक से दरवाजा खुल गया। चौखट के बाहर चंदन और भीतर खड़ी गुंजा एक दूसरे को ताकने लगे। गुंजा चंदन को अपराधी की भांति देख रही थी। चंदन सिर झुकाए आगे बढ़ने को राह पाने की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। गुंजा एकाएक हट गई। चंदन आगे बढ़ गया, बाल्टी में पानी लाई और पैर धोने लगा, तो गुंजा लपक कर उसका पैर धोने को बैठ गई। चंदन ने झटके से पैर खींचना चाहा, किंतु गुंजा की पकड़ ऐसी थी कि पैर छूट न सका। चंदन ने झुककर गुंजा के दोनों हाथ पकड़े, उससे पैर छुड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, अब पैर न छुओ, अब तुम बड़ी हो गई हो भौजाई। एकाएक इतना बदल जाओगे चंदन? भगवान ने तुम्हारा ही, अब तुम भी चोट करोगे? गुंजा ने कहा, जब भगवान ने ही बदल दिया तो उसके आगे हम कहाँ टिकेंगे भौजी। चंदन ने जवाब दिया, सुनो चंदन। गुंजा आहत होकर बोली, मेरी एक विनय सुनो। विनय सिनय नहीं, जो कहना हो सीधे से कहो। चंदन ने कड़कते हुए कहा, बिना भौजी कहे भी तो काम चल सकता है ना चंदन। गुंजा ने कहा। इस बात का चंदन ने कोई उत्तर नहीं दिया। गुंजा थाली परसने के लिए रसोई घर में चली गई। चंदन खाने लगा। गुंजा पास में बैठकर पंखा झलने लगी। रामू खेलते खेलते चंदन के बगल में सो गया। इसे हटा के खटिया पर सुला दो, वो बोला। गुंजा रामू को खाट पर सुलाकर लौटी तो चंदन ने तरकारी मांगी। पहले तो खाते समय अपने से कभी कुछ नहीं मांगते थे, अब क्या मुझ पर से इतना विश्वास उठ गया? गुंजा ने पूछा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, चंदन ने कहा। तो फिर क्या बात है, एकाएक इतना क्यों बदलते जा रहे हो? गुंजा ने फिर से सवाल किया। मुंह में डालने के लिए उठा हुआ कौर चंदन के हाथ में ही रह गया। पहले की बात है, जब भौजी आई थी, ऐसे ही खाते समय कुछ घट गया, 2-3 बार मांगा, भौजी किसी काम में बजी थी, सुना ही नहीं, फिर वैसे ही उठ गया। तब से प्रण किया कि अब खाते समय घटने पर कभी किसी से मांगूंगा नहीं। भौजी ने बाद में जाना तो बहुत रोई, लेकिन सोच लिया तो सोच लिया। खाते समय तभी से कभी वो मेरे सामने से हटी नहीं। लड़कपन का क्या कहूँ, उनसे बहुत खिसिया जाता था, लेकिन मेरी वो जिद बड़ी अशुभ निकली। भौजी चली गई, तुम आई तो अपने मन में भय से वो प्रण मैंने तुम्हारे सामने तोड़ दिया। गुंजा चंदन का मुंह ताकने लगी। फिर गुंजा बोली,
तुम्हारा बहुत बड़ा भरोसा था चंदन। मैं सोचती थी कि मेरे नेह छोर में यदि बल होगा तो तुम्हें पाऊंगी। बाबू ब्याह कर लौटे तो जो जी हुआ तुलसी के चबूतरे को अखबारी में भर लूं। चंदन में आसमान में पहुंच गई, लेकिन सगुन में पहुना का नाम सुना तो धरती पर आ गई। यहाँ थोड़ा सा रोकती हूँ। गुंजा यहाँ पहुना शब्द का इस्तेमाल करती है। पहुना जिस क्षेत्र की ये बोली है, जिस क्षेत्र की ये कहानी है, वहाँ दामाद के लिए ये शब्द का प्रयोग होता है, पहुना या फिर मेहमान। तो गुंजा कहती है, लेकिन सगुन में पहुना का नाम सुना तो धरती पर आ गई। आज सोचती हूँ कि आदमी का भाग्य ही बली होता है। हाँ, कभी कभी बहुत चाह करके भी मन को बोध नहीं होता, कोई जवाब नहीं मिलता। चंदन, मैं तो परवश थी, लेकिन तुम कैसे मान गए चंदन? कैसे मान गए इस ब्याह के लिए? जिंदगी में नेह छोड़नी तो सब कुछ नहीं होता गुंजा। जिस भाई ने बेटे के समान पाला पोसा, उसके आगे मैं मुंह खोल कर कहता कि भैया तुम अपना ब्याह कहीं और करो। गुंजा, तुम तो बाद में आई हो। आंख खोली तो सबसे पहले मैंने भैया को जाना। चंदन ये कहकर गुंजा को देखने लगा। घर में एकाएक सन्नाटा भर गया। चंदन फिर कहने लगा, लेकिन कहीं तो तुम्हारा ब्याह होना ही था। मान लो बलिहार ना आकर किसी और गांव चली जाती तो? तब चंदन, जल में खड़े होकर कपड़ा धोने वाले धोबी सी प्यास से मरने वाली ये गति तो नहीं होती ना मेरी। अब तो दिन काटने ही है ना गुंजा, चाहे मैं चूका या तुम चूक गई। चंदन ने कहा। यह तो सगुन में पहुना का नाम सुनते ही कोई तमाचे मार कर कह गया, और मैंने भी सोचा यदि दुख ही भोगना है तो दुख देने वाली आंखों के सामने ही सही। गुंजा की सारी पीड़ा आंखों में उभर आई। जीने के लिए हजार बहाने होते हैं चंदन, लेकिन मरने के लिए? एक भाई धर्मराज थे, जिन्होंने दूसरे भाइयों का ख्याल ना करके द्रौपदी को जुए के दांव पर लगा दिया। और एक भाई तुम हो। तुम्हें तो मैं धर्मराज से भी बड़ा मानती हूँ। फिर एक लंबी सांस खींचकर गुंजा ने कहा, और ये बात तो भूलना ही पड़ेगा, कल को तुम्हारा ब्याह होगा, बहू आएगी, घर गृहस्थी में समा जाओगे, फिर कौन किसको याद आएगा चंदन? गुंजा ने कहा और घर में फिर एक सन्नाटा छा गया। आज का ये एपिसोड यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का 20वां भाग। इस भाग को सुनते हुए जहाँ तक आप सब ने फिल्मों की कहानी, दोनों फिल्मों में देखी होगी कहानी, और उससे आगे की जो दास्तान शुरू होती है, ये एक अलग ढंग की पीड़ा है, जिससे पढ़ते हुए एक समानुभूति महसूस करते हुए आप सब जुड़ जाते होंगे इस पीड़ा से कि कैसा महसूस हो रहा होगा चंदन को, गुंजा को। ओमकार को अभी तक नहीं पता ज्यादा कुछ घर में क्या चल रहा है उसके। और मैं जब पढ़ रही हूँ या फिर आप जब भी सुनेंगे तो कुछ पल के लिए आप सुनते हुए, मैं पढ़ते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए मैं विजुअलाइज करने लगती हूँ चीजों को, कि जैसी सारी चीजें चलती है तो मुझे लगता है वो फिल्म वाली गुंजन है और फिल्म वाली गुंजा है और फिल्म वाला ही चंदन है। आगे की कहानी वहीं से शुरू हो जाती है, फिर से वही पात्र, बस कहानी बदल गई है, पात्र वही मेरी नजरों में घूमते रहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या? सुनते हुए इस तरह से विजुअलाइज करते हैं आप? जल्दी मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ, तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।